बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ का सच और मैं हूँ अताउर रहमान ताहिर। गुज़श्ता दो प्रोग्रामों में हमने सिंध की मुख्तसर सी तारीख़, 1937 के इंतखाबात, सिंध यूनाइटेड पार्टी के क़याम, उसके ख़ात्मा, सिंध के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह के हालात ज़िंदगी, उनकी हुकूमत के बनने और सिर्फ 11 माह में ख़त्म होने पर बात की थी। आज के प्रोग्राम में हम सिंध के दूसरे मुंतखब होने वाले वज़ीर-ए-आज़म खान बहादुर अल्लाह बख्श सोमरो के हालात ज़िंदगी पर गुफ्तगू करेंगे कि वो वज़ारत उज़्मा के मनसब तक कैसे पहुँचे, अपने इक़्तिदार के पहले 2 सालों में उन्होंने कौन से अहम इक़दामात उठाए और उन्हें किन किन साजिशों, मुखालफतों और मसाइल का सामना करना पड़ा। तो नाजरीन, हम आपको बताएं कि सिंध के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह की 10 माह 25 दिन की हुकूमत के ख़ात्मा पर 23 मार्च 1938 को खान बहादुर अल्लाह बख्श सोमरो को सिंध का दूसरा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर लिया गया। अल्लाह बख्श सोमरो 1900 में शिकारपुर के हाजी मोहम्मद उमर सोमरो के घर पैदा हुए, जो ज़मींदार होने के साथ साथ कंट्रैक्टर भी थे। अंग्रेज़ सरकार ने 1 जनवरी 1921 को हाजी मोहम्मद उमर सोमरो को खान साहब का खिताब अता किया था। अल्लाह बख्श सोमरो 1919 में मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद अपने वालिद के साथ कारोबार में शामिल हो गए थे। आपको बचपन से ही सियासत का शौक़ था। 23 साल की उम्र में जैकबाबाद म्यूनसिपल कमेटी के काउंसिल का इलेक्शन लड़ा और जीत गए। 1928 में सख्त डिवीजन लोकल बोर्ड के रुकन मुंतखब और 1930 में इसी बोर्ड के सदर बन गए। 1926 में बम्बई कानून साज कौंसिल के इंतखाबात में फतह हासिल करके सूबाई सियासत में कदम रख दिया। आप 1936 तक बम्बई कानून साज कौंसिल के रुकन रहे। अंग्रेज़ सरकार ने 1931 में आपको खान बहादुर के खिताब से नवाज दिया। सियासत के मैदान में उतरते ही आपकी सियासी सोच इतनी बालिग और पुख्ता हो चुकी थी कि 1926 में मरकज़ी सतह की तंजीम ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बना डाली। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। 1937 के सूबाई इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सर शाह नवाज भुट्टो और सर अब्दुल्ला हारून ने सिंध यूनाइटेड पार्टी बनाई तो उसमें शामिल हो गए। आप सेकुलर सियासत के कायल थे, तकसीम हिंद के खिलाफ थे और मजहबी बुनियादों पर सियासत को पसंद नहीं करते थे। मरकज़ी सतह की सियासत में आपका झुकाव ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बजाय इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ था। 1937 के इंतखाबात में सिंध यूनाइटेड पार्टी के प्लेटफॉर्म से कामयाबी हासिल की, लेकिन आपकी पार्टी के सदर सर शाह नवाज भुट्टो और नायब सर अब्दुल्ला हारून दोनों इलेक्शन हार गए, जिसके बायस सिंध यूनाइटेड पार्टी टूट फूट का शिकार हो गई। लेकिन आप अपने ज़मीर के मुताबिक पार्टी के साथ खड़े रहे। सिंध के पहले वज़ीर-ए-आज़म सर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह की हुकूमत 23 मार्च 1938 को ख़त्म होने पर किस्मत की देवी आप पर मेहरबान हो गई और आप सिंध के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। आप तबन मुनकसिरुल मिजाज और वडेराइज़म से बहुत दूर थे। अमूमन खद्दर का लिबास ज़ेब-ए-तन करते। वज़ीर-ए-आज़म बनते ही आपने 7 बड़े इक़दामात उठा दिए। नंबर 1, बतले हुर्रियत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी की जलावतनी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। नंबर 2, लवारी में होने वाले मकामी हज पर पाबंदी लगा दी। नंबर 3, वज़रा की तनख्वाह कम करके 500 रुपये तक कर दी। नंबर 4, वडेरों से मजिस्ट्रेट के इख्तियारात वापस ले लिए। नंबर 5, हुकूमत की जानब से लोकल बॉडीज़ में नामजदगियों का अमल ख़त्म कर दिया। नंबर 6, अपने एजाज़ में होने वाले इस्तकबालिया प्रोग्रामों पर पाबंदी लगा दी।
नंबर 7, मातहत अमलों को हुक्म जारी कर दिया कि उनकी गाड़ी पर सरकारी झंडा न लगाया जाए। वज़ादारी का यह आलम था कि ट्रेन में सफ़र करते तो अपर बर्थ इस्तेमाल करते और कहते कि आसानी वाली चीज़ें आम आवाम के लिए छोड़ देनी चाहिए। 1938 में होने वाली शदीद बारिशों से सैलाब आ गया तो अल्लाह बख्श सोमरों ने नहर का बंद तोड़कर पानी का रुख अपनी ज़मीनों की तरफ मोड़ दिया और शिकारपुर शहर को बड़े नुकसान से बचा लिया। और अब थोड़ी सी बात सिंध की सियासी खींचातानी पर। खान बहादुर अल्लाह बख्श सोमरों ने 23 मार्च 1938 को सिंध की वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठाया तो उस वक्त मुस्लिम लीग की तंजीम नौ का अमल तेज़ी से जारी था। सिंध आज़ाद पार्टी के बानी शेख अब्दुल मजीद सिंधी प्रोविंशियल मुस्लिम लीग के सदर और सिंध यूनाइटेड पार्टी के बानी सर अब्दुल्ला हारून नायब सदर और जी अलाना को सेक्रेटरी नामजद कर दिया गया था। मुस्लिम लीग की नज़रें अब सिंध असम्बली में पार्लिमानी पार्टी के क़याम और सूबे में अपनी हुकूमत बनाने पर मरकूज थी। यह मनसूबाबंदी उस वक्त की जा रही थी जब सिंध असम्बली में कोई एक भी रुकन मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से जीत कर नहीं आया था। सर अब्दुल्ला हारून कराची की बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत थे और अपने माल को अपनी शख्सियत साजी पर खर्च करने का हुनर भी उन्हें बड़ी अच्छी तरह आता था। उन्होंने मरकज़ी क़यादत की मंजूरी से कराची में 7 से 9 अक्टूबर 3 दिन सिंध प्रोविंशियल मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस कराने का ऐलान कर दिया, जिसका पूरा खर्चा वो खुद बर्दाश्त कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पंजाब के वज़ीर-ए-आज़म सर सिकंदर अय्याद खान और बंगाल के वज़ीर-ए-आज़म मौलवी ए.के. फजलुल हक को खुसूसी तौर पर दावत दी गई थी। कॉन्फ्रेंस के मौके पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिंध असम्बली के अरकान से मुलाकातें की और उन्हें सिंध प्रोविंशियल मुस्लिम लीग में शमूलियत और इसको मजबूत बनाने के लिए सरगर्म किरदार अदा करने की दावत दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत और मुलाकातें रंग ले आईं और सिंध असम्बली के तमाम मुस्लिम अरकान मुस्लिम लीग असम्बली पार्टी बनाने पर मुत्तफिक हो गए। इस हवाले से बाकायदा एक तहरीरी मुआहदा भी लिखा गया कि 12 अक्टूबर 1938 को तमाम मुस्लिम अरकान का इजलास बुलाकर उसमें मुस्लिम लीग असम्बली पार्टी तश्कील दे दी जाएगी। इस मुआहदे पर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, जी.एम. सैयद, मोहम्मद अयूब खोड़ो, शेख अब्दुल मजीद सिंधी और वज़ीर-ए-आज़म अल्लाह बख्श सोमरो समेत तमाम अरकान ने दस्तखत कर दिए। 12 अक्टूबर का दिन आ गया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म अल्लाह बख्श सोमरो मुआहदे का बाकायदा फरीक होने के बावजूद इजलास में शिरकत के लिए न आए। उन्हें खदशा हो गया था कि इजलास में मुस्लिम लीग असम्बली पार्टी बनाकर उसकी क़यादत किसी और के हवाले करके उनका पत्ता साफ कर दिया जाएगा। यूं इजलास में वज़ीर-ए-आज़म अल्लाह बख्श सोमरो की अदम शिरकत के बायस सिंध में मुस्लिम लीग की वज़ारत बनाने का ख्वाब अधूरा रह गया। लेकिन इस सारी मेहनत का फ़ायदा ये हुआ कि सिंध मुस्लिम लीग पार्लिमानी पार्टी तश्कील दे दी गई और सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह को इसका लीडर और मीर बंदे अली तालपुर को इसका डिप्टी लीडर नामजद कर दिया गया। ये वही सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह थे जिनकी हुकूमत 6 माह पहले जी.एम. सैयद ने असम्बली में ₹1 की कट मोशन पेश करके ख़त्म कर दी थी। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक सिंध प्रोविंशियल मुस्लिम लीग की एक मरतबा फिर तंजीम नौ का फैसला किया गया। सर अब्दुल्ला हारून की मेहनत और कुर्बानियाँ रंग लाईं और सिंध प्रोविंशियल मुस्लिम लीग की क़यादत उनके सुपुर्द कर दी गई। जी.एम. सैयद, मोहम्मद अयूब खोड़ो नायब सदूर और शेख अब्दुल मजीद सिंधी को सेक्रेटरी का ओहदा दे दिया गया। सर अब्दुल्ला हारून और शेख अब्दुल मजीद सिंधी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी के रुकन भी नामजद कर दिए गए। शेख गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, मीर बंदे अली तालपुर, सर अब्दुल्ला हारून, जी.एम. सैयद, अयूब खोड़ो और शेख अब्दुल मजीद सिंधी जैसे
بھاری بھرکم سیاستدانوں پر مشتمل ٹیم کے بعد مسلم لیگ بھلا کیسے خاموش رہ سکتی تھی؟ وہ جی ایم سید جنہوں نے صرف 10 ماہ میں سر غلام حسین حکومت کا دھڑن تختہ کر دیا تھا، اللہ بخش سومرو کی حکومت کے خلاف بھی میدان میں اتر گئے اور جوڑ توڑ کا کھیل شروع کر دیا۔ اکتوبر، نومبر، دسمبر، صرف 3 ماہ میں جی ایم سید نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا اور مرکزی قیادت کو پیغام بھیجا کہ گیم تیار ہے۔ جی ایم سید نے رپورٹ دی تھی کہ 34 مسلم اراکین اسمبلی میں سے 27 ارکان کی حمایت حاصل کر لی گئی ہے اور حکومت سے ناراض کچھ ہندو ارکان کو ملا کر اللہ بخش سومرو کے خلاف تحریک عدم اعتماد بڑی آسانی سے منظور کرائی جا سکتی ہے۔ اعلیٰ قیادت نے منصوبے کی منظوری دے دی اور جی ایم سید نے 4 جنوری 1939 کو وزیر اعظم اللہ بخش سومرو کے خلاف تحریک عدم اعتماد گورنر لینسلاٹ گرام کے پاس جمع کروا دی۔ گورنر نے مزید کارروائی کے لیے تحریک 5 جنوری کو اسپیکر اسمبلی کو بھجوا دی۔ اسپیکر سید میران محمد شاہ نے تحریک پر کارروائی شروع کرنے کے لیے سندھ اسمبلی کا اجلاس 10 جنوری کو طلب کر لیا۔ 10 جنوری کو اجلاس شروع ہوا تو جی ایم سید نے طریقہ کار کے مطابق ہاؤس میں باقاعدہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دی۔ تحریک پر 3 دن بحث ہوتی رہی۔ تیسرے دن 12 جنوری کو اسپیکر سید میران محمد شاہ نے تحریک پر ووٹنگ کرانے کا آرڈر جاری کر دیا۔ اسپیکر نے ایز کے لیے یعنی تحریک کے حق میں ووٹ ڈالنے والوں کی گنتی کے لیے خان بہادر ایوب کھوڑو کو نامزد کیا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ یہ فرائض میری جگہ کسی اور رکن کے سپرد کر دیے جائیں۔ اسپیکر نے ہندو رکن اسمبلی آر کے سدھوا کو نامزد کیا تو سدھوا نے پوچھا کہ سر آپ مجھے کیوں نامزد کر رہے ہیں؟ تو اسپیکر نے کہا کہ کیونکہ آپ آزاد حیثیت سے منتخب ہو کر آئے ہیں اس لیے میں نے آپ کو نامزد کرنا مناسب سمجھا۔ اسی طرح اسپیکر نے نوز کے لیے مسلمان رکن اسمبلی محمد امین کھوسو کا نام فائنل کر دیا۔ سندھ اسمبلی میں محمد امین کھوسو واحد مسلمان رکن تھے جو کانگریس کے ٹکٹ پر الیکشن جیت کر آئے تھے۔ ایوان میں تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی۔ کچھ دیر میں تمام ارکان ایز اور نوز کی سائیڈز میں تقسیم ہو گئے۔ ہندو رکن سدھوا نے گنتی مکمل کی تو ایز کی طرف یعنی تحریک کے حق میں جی ایم سید، ایوب کھوڑو، شیخ عبد المجید سندھی اور جی علانی کی اہلیہ جینو بائی سمیت صرف 7 ارکان کھڑے تھے۔ دوسری طرف اللہ بخش سومرو نے 32 ارکان شو کر کے اپنی اکثریت ثابت کر دی۔ اسپیکر نے نتیجہ کا اعلان کرتے ہوئے تحریک عدم اعتماد ناکام قرار دے کر اجلاس اگلے دن دوپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آئندہ دنوں میں مسلم لیگ نے کون سا ترپ کا پتہ پھینکا کہ وزیر اعظم اللہ بخش سومرو مستعفی ہونے پر مجبور ہو گئے، یہ بتائیں گے ہم اگلے پروگرام میں۔